अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर इंडेक्स पे आते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है, सबसे पहला तो रिकॉल है, विच विल टेक सम टाइम। ठीक है, मॉर्निंग लेक का। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म है, और अर्थ मैग्नेटिज्म के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टोटल तीन पार्ट्स होते हैं। इन तीनों पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जिसे क्वेश्चन कितने भी आए, लेकिन ये डराता है बिकॉज ये इजीली समझ में नहीं आता है। कई कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं, थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये इस टॉपिक को मानता हूँ कि टॉपिक जनरली बार बार डाउट्स आते रहते हैं इस टॉपिक। तो कोशिश करेंगे कि डाउट्स आगे हमारे पास कम आए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझ लें जितना हमें जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। मैं रिकॉल करवाने के बाद सारे चीजों पे इतना टाइम नहीं दूंगा, बट हाँ स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड लास्ट डे अगर पहला टॉपिक जो बात किया था वो सिंपल एक मैग्नेट के बारे में बात की। मैग्नेट के बारे में बहुत सिंपल सी बात थी कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो उस केस में बड़ा सिंपल सी बात होती है कि देयर मस्ट बी सम अनदर फोर्स एक्टिंग, और इस फोर्स को जनरली हम अज्यूम करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वैसे डेफिनेशन इतना अच्छा नहीं है, 10th में एक डेफिनेशन पढ़ा था आपने। मैग्नेट क्या है? ऐसा मटेरियल जो दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करे, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। मैग्नेटिज्म हो गया, इस प्रॉपर्टी को हम लोग जनरली मैग्नेटिज्म कहते हैं। इस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, एंड इस बॉडी को कहते हैं मैग्नेट्स। क्लियर है सबको? इसके बाद बढ़ते हैं। हमने एक बार मैग्नेट बनाया है। बार मैग्नेट कई टाइप के हो सकते हैं, एक बार मैग्नेट बनाया है। ये नॉर्थ और ये साउथ है, और ये क्या है? मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैग्नेटिक किसी पोल को, ये भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो अब ये क्या फिगर बनाया। हमने क्या किया, फ्रीली सस्पेंड, हमने एक वायर लिया, हमने सॉरी एक बार मैग्नेट लिया, और बार मैग्नेट को हमने क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड कर, फ्रीली सस्पेंडेड। समझा? फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब क्या होता है? रस्सी से बांध के उसको छोड़ दिया। तो देखा हमने कि ये जो बार मैग्नेट है ना, थोड़ी देर के बाद क्या किया, ये इक्विलिब्रियम गेन कर लेता है। इक्विलिब्रियम गेन का मतलब कि थोड़ी देर के बाद एक सर्टेन पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम अपना गेन कर लेता है। अब इक्विलिब्रियम गेन जब कर लिया है हमारे पास, तो उस केस में हम क्या देगा कि मैग्नेट पहले तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में गेन किया, तो ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ, लेकिन ऑलमोस्ट इन द केस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में मैग्नेट हमारा क्या हो गया, अलाइन हो गया। इस केस में जो पार्ट मेरा नॉर्थ के लॉन्ग था उसको हमने नाम दे दिया क्या, नॉर्थ पोल, और जो साउथ था उसको नाम दे दिया क्या हमने, साउथ पोल। यानी सीधे सीधे आंख बंद करके नहीं कहा कि एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। हमने देखा कि कौन सा पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है, और कौन सा पोल जो है वो साउथ की तरफ अलाइन होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता है, क्या सर सिर्फ एक ही डेफिनेशन हो सकता है नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का? नहीं, नॉर्थ पोल का एक ये भी डेफिनेशन हो सकता है कि ऐसा पॉइंट मैग्नेट में जिस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ओरिजिनेट कर रहा हो, उस पोल को कहते हैं नॉर्थ पोल। मैक्सिमम भी हो और ओरिजिनेट कर रहा हो। साउथ पोल मैक्सिमम हो बट मैग्नेटिक फील्ड्स टर्मिनेट कर रहा हो, जैसे ओरिजिनेट भी कर रहा हो और यहाँ पे मैक्सिमम भी हो। ठीक है, ये क्या होगा, साउथ पोल। बोलिए क्लियर है क्या? तो इससे हमने क्या किया, मैग्नेटिक पोल्स को डिफाइन कर दिया। क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। ठीक है, अब ये हम लोग हर जगह कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल हुआ कि ये जो मैग्नेट हमने सस्पेंड किया, ये किस फोर्स की वजह से मूव किया? सर पूछा, सर मैक्सिमम यूज करना कंपलसरी है? बिल्कुल मैक्सिमम इसलिए कंपलसरी यूज करना कंपलसरी है, नेसेसरी है, बिकॉज पोल्स पे मैक्सिमम ही होता है। पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिनिमम ही होता है। क्लियर है? खैर थोड़ा आगे की बात करते हैं हम लोग, और हमने पढ़ा भी था फॉर्मूला में, मैग्नेटिक फील्ड इनटू डाइपोल में भी। ठीक है, खैर हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो हम बात करने वाले हैं कि चलो एक मैग्नेटिक पोल तो समझ में आ गया, अब इसके आगे समझते हैं पोल स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, हमने बोला कि चलो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। हम ये भी मान लिए कि एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल क्या है? नॉर्थ पोल को हमने क्या नाम दे दिया? प्लस एम। ठीक है, प्लस एम। प्लस एम क्या होता है अपना? प्लस एम होता है, इसको इसका यूनिट होता है, इसको हमने माना कि हर एक पोल का एक अपना स्ट्रेंथ है। ठीक है, हर एक स्ट्रेंथ है, उसकी एबिलिटी है कि कितना वो अपने आसपास के रीजन में फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमने नाम दिया इसको प्लस। तो साउथ पोल को क्या नाम दिया? माइनस एम। बाई कन्वेंशन, थॉट नहीं था कि प्लस एम और माइनस एम रहना है। बाई कन्वेंशन नॉर्थ अगर प्लस होगा तो साउथ अपने आप क्या हो जाएगा? माइनस, ऑपोजिट है। ठीक है, तो मैग्नेट को हमेशा नॉर्थ एंड साउथ से डिपेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। लाइक पोल्स लाइक पोल्स अट्रैक्ट, याद रखना। लाइक पोल्स हमेशा क्या होते हैं? देख सकते, ये आपका आवाज। चलिए, इसके बाद मैंने बात किया था कि पोल स्ट्रेंथ जनरली इसका यूनिट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर। याद रखना, एम्पियर इनटू मीटर। क्लियर? अगला आते हैं कि अगर मान लीजिए एक मैग्नेट को हम लोग इस तरीके से कट कर दे तो क्या होगा? मैंने बताया था इस तरीके से कट करेंगे तो दो मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये नॉर्थ होगा और ये क्या होगा? साउथ होगा। अगले बार क्या होगा? ये वाला पार्ट क्या होगा? ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा तो ये साउथ हो जाएगा, फिर ये साउथ है, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या? तो नॉर्थ साउथ, साउथ और नॉर्थ, तो दो मैग्नेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कुल मिला के दो मैग्नेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन और इस केस में पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। अभी भी इसका पोल स्ट्रेंथ कितना होगा? एम होगा, इसका माइनस एम होगा, इसका प्लस एम होगा, उससे क्या होगा? माइनस एम होगा। लेकिन अगर एक मैग्नेट को आप इस तरीके से कट करते हैं, अलोंग द एक्सिस कट करते हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस कट करने पे दो मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएंगे, तीन मैग्नेट्स प्रोड्यूस होंगे, कुछ ऐसे। इसका भी क्या है? नॉर्थ है, और इसका भी क्या है? नॉर्थ है। इसका भी क्या है? साउथ है, और इसका भी क्या है? साउथ है। अब इनका मैग्नेटिक मोमेंट सेम नहीं रहेगा। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? सेम नहीं होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कह रहा हूं, पोल स्ट्रेंथ सेम नहीं होगा। पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि जनरली पोल स्ट्रेंथ जो होता है एक बार मैग्नेट के, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा। बोलिए, क्लियर है? ये हमारा हो गया पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, अगला आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता है कि अगर मान लीजिए एक प्लस एम है, नॉर्थ पोल है, और एक दूसरा एक माइनस एम है, साउथ पोल है, इन दोनों को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं हम लोग, तो सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के बाद उनका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? एम इंटू एल होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस की तरह। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इक्वल ऑपोजिट चार्ज इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है? इक्वल ऑपोजिट पोल इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है। क्या? अगला, आगे देखते हैं। अगला आता है कि हमने एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ हमने एनालॉजी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे ये सिमिलर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ अगर देखें तो हमने बात किया था कि मान लीजिए दो चार्जेस रखे गए, दो चार्जेस रखा गया, Q1 और Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच अगर मेरे को फोर्स निकालना होगा तो मान लीजिए r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? F इक्वल्स टू, ऐसा। क्लियर? दो चार्जेस के बीच फोर्स होता था। अगर उसी तरीके से मैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं तो क्या होगा? हम लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी दो पोल्स के बीच भी फोर्स कुछ इसी तरीके से लगता है जैसे दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है। बस याद रखिएगा कि कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ गया है? म्यू नॉट बाई 4 पाई। एनालॉजी अगर देखते हैं तो सिंपल मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग एनालॉजी में क्या लिख रहे हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हम लोग क्यू के जगह क्या लिख रहे हैं? बोले, क्लियर है क्या? ये एनालॉजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ एनालॉजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां पे क्या हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई। बोले, क्लियर है? दो चार्जेस के बीच जैसे फोर्स लगते हैं वैसे दो पोल्स के बीच भी फोर्स लगते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने कोशिश किया कि सबको रिपीट कर दूं एक बार। अगला, सबको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो मान लीजिए हम क्यू एक चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे जो फील्ड होता है, सबसे पहले फील्ड का, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज रख के ले जा रहे हैं,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब फोर्स क्या लग सकता है दोनों के बीच, तो 1/4πε0, ठीक है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो कितना हो गया, क्लियर है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है, ये तो बहुत पहले से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम चीज अगर बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कह सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एम, फोर्स अपॉन एम, क्यू की जगह क्या हो गया एम, तो इस एम नॉट मान लेते हैं, कोई टेस्ट पोल ले लेते हैं, कोई छोटा सा सैंपल पोल ले लेते हैं एम नॉट, क्लियर है। तो अब हम भी जानते हैं क्या होगा, 1/4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, m इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम नॉट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, b इक्वल्स कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, बोलिए क्लियर है। अब E आ गया, B आ गया, एक फॉर्मूला दोनों जगह से निकाल लेते हैं ना, एक जगह निकाल लेते हैं, क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू E, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू M इंटू B, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रहेगा तो याद रहेगा, ठीक है। अगेन सबको क्लियर है, तो ये हमने कैसे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और एक पोल की वजह से हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ये दोनों हमने देख लिया। सबको क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट है क्या, पुट इन चैट में डालो, किसी को भी डाउट है यहाँ तक क्या, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ अभी चीजें, और रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना ही है, इसको क्लास में जितना कुछ खत्म कर सके, ठीक है। एक ही फिगर में कोशिश करते हैं सब लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से या मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से हर जगह फील्ड निकालें एक ही की वजह से, ठीक है, एक ही फिगर में बनाते। तो याद करिए कि मैं पहला तो एक कंडीशन ले लेता हूँ आपके सहूलियत के लिए, मैं पहले वो कंडीशन लेता हूँ कि मान लेते हैं ओ से डिस्टेंस क्या है, पी पॉइंट का आर डिस्टेंस, ठीक है, ओ मतलब है सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं पहले मान लेता हूँ कि, और ये मान लेते हैं कि कुछ ए है डिस्टेंस, 2 है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि जो आर है ना वो बहुत ही बड़ा है, आर जो है वो ए से ना बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ये मान लेता हूँ। आयुषी नो सर, आयुषी कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, तो आर इज वेरी वेरी लार्जर देन ए, तो मैं पी पॉइंट पे फील्ड निकालता हूँ। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे है, अगर पी अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे है तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, याद करिए 1/4πε0, 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, याद है क्या, 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है, सही कह रहा हूँ निखिल। अगर मैं बात क्यू की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। गौर से देखिए सब लोग, अगर मैं बोलूं कि अलोंग द एक्सिस क्या है सबसे ज्यादा है, और अगर यही डिक्रीज होते होते आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो जाता है सबसे कम, 1/4πε 2p अपॉन आर क्यूब से लेके क्या हो गया 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, क्लियर है। और बीच का तो जानते ही हैं क्या होता है 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बोलिए क्लियर है सबको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर है। अब आता हूं सेम चीज मैग्नेटिज्म में आता हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे फील्ड कितना होगा, निकल डिराइव किया था म्यू नॉट बाई 4 पाई, पहला चीज, 2 पी की जगह कितना हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बाई आर, बोलिए क्लियर है क्या सब लोग, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द एक्सिस, मान लीजिए ये -m है और ये +m है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऐसे -to+ होता है, और फील्ड का भी डायरेक्शन एक्सिस पे क्या हो जाएगा अलोंग द फील्ड, क्लियर है, अलोंग द, खैर अगर बात करो क्यू पॉइंट की तो ये क्या होता है ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और इसमें क्या होगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई
एम अपॉन आर क्यू, एम अपॉन आर क्यू। बोलिए क्लियर है? एम अपॉन आर क्यू, दो हो गया। और तीसरा वाला भी जानते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये बताने की जरूरत नहीं है, एम अपॉन आर क्यू अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए डन। मुझे लगता है कि ये पूरा रिलेशनशिप दिख रहा होगा, बिल्कुल सिमिलर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपको आता है तो आपको ये भी पार्ट पूरा का पूरा आता है। क्लियर है सबको? एवरीवन? मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, अब देख लो। अगेन यहां भी अगर बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कुछ ऑपोजिट होगा, यहाँ पे अलोंग होगा, एक्सिस पे अलोंग और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऑपोजिट होता है। खैर डन, आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। ठीक है, अगला ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक फील्ड में रखा। मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू है, तो ये क्या है, प्लस क्यू, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट q इंटू 2a होगा, मान। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। इन सब केसेस में अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से फील्ड में रखा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला बार में डिराइव करने की जरूरत है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, याद करिए, टॉर्क इक्वल्स टू p क्रॉस e होता था क्या, p क्रॉस e, या अगर याद हो तो कितना होता था, pe sin थीटा। क्लियर है क्या? टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता था, P क्रॉस E। सेम चीज है कि अगर एक बार मैग्नेट को रख दिया, बार मैग्नेट को रखोगे तो एक पोल क्या होगा, इसका माइनस एम होगा, दूसरा पोल क्या होगा, प्लस एम होगा। क्लियर है? ये भी मान लेते हैं थीटा एंगल पे, तो इस केस में टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम क्रॉस बी, कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। ये तो हम पहले से जानते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू बिना साइन थीटा आया था अपना, एम क्रॉस बी। इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी इंटू साइन थीटा। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ठीक एनालॉजी है पी का। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और पी क्या है, इलेक्ट्रिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया, सबको क्लियर है टॉर्क? आई थिंक टॉर्क भी आर डन। ठीक है, इससे ज्यादा टॉर्क में कुछ नहीं है। अगर इसके आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, मैं टॉर्क पे एक बार आऊंगा, फिर से दोबारा आऊंगा मैं। अगला लास्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखना है तो माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। मुझे पता है कि आप बड़े आराम से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे कितना होगा, माइनस एम डॉट बी। बोले क्लियर है क्या? ठीक है, अब वर्क डन इन रोटेटिंग वाला पार्ट आएगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग कितना हो जाएगा, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वही यहाँ पे कितना हो जाएगा, MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बोले क्लियर है? ऑल। तो ये अपना पूरा का पूरा रिकॉल था। क्यों ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने पूरा कर लिया। किसी को दिक्कत है क्या लास्ट क्लास में? आई हैव ट्राइड कि मैं पूरा रिकॉल कर दूं एक बार। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था मेरे अंदाज से। ठीक है, स्टिल एक पार्ट बचा हुआ है, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप एसएसएम का यूज है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना होता है, पी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा होता है, या अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक बार मैग्नेट का टॉर्क क्या है, बार मैग्नेट का टॉर्क है एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा 0 डिग्री। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो मान लीजिए कि आपने इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा है, यानी थीटा कितने पे, 0 पे रखा है। ठीक है, अगर थीटा 0 है, थीटा 0 है, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं जानता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई बॉडी है, तब हल्का सा भी बॉडी को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो तो वो एसएचएम शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। क्लियर है? तो अगर हल्का सा इसको स्मॉल एंगल थीटा से अगर डिस्प्लेस कर दूं उसके, ठीक है, तो क्या टॉर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एम बी साइन थीटा हो जाएगा क्या, एम बी साइन थीटा।
लेकिन एज एंगल बहुत ही छोटा लिया है तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बी थीटा लिख सकते हैं क्या? याद करिए, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा की जगह एम बी थीटा लिख सकते हैं। तो क्या टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा भी होता है क्या? ठीक है, और ये टॉर्क हमेशा क्या होगा, हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऑपोजिट लगता है, हमेशा क्या लगेगा, ऑपोजिट लगेगा। तो क्या अल्फा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा? अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। ये एम बी अपॉन आई क्या है, याद करिएगा एसएसएम में अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम बी अपॉन आई। इतना ही फॉर्मूला याद रहता है तो मेरा काफी काम हो जाएगा। ओमेगा से आप टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सब कुछ निकाल लोगे, बोलिए हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको पता हो जाए तो आप टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी कुछ भी निकाल लोगे। अगर आपको एसटी में दिक्कत भी है ना, फिर भी आप ओमेगा इक्वल टू तो अंडर रूट एम बी अपॉन आई, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। मैं सिंपल ये काम आप इसके लिए भी कर सकते हो। अगर इसके लिए मैं बोलूं कि अगर इसको भी इक्विलिब्रियम में थीटा इक्वल 0 पे रख देते हैं और इसके भी एसटीएम की बात करते हैं तो उस केस में भी आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको आएगी पीई अपॉन इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो इस कोई बहुत बड़ी नई चीज नहीं है ये जो हम इसके वजह से हमें परेशान होने की जरूरत है। खैर चलो, आई थिंक वी आर डन विद आवर लास्ट क्लास। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वी आर डन विद यस्टरडेज क्लास। क्यों ना 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सब लोग जल्दी से ट्राई करें। मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करें इसको। मोहित का आंसर आया है। मोहित आप कह रहे हो, मोहित सही आंसर है, बट मुझे ना पावर में गड़बड़ लगना है कुछ, तो अगर पावर चेक कर दो उसका, यानी इंटू 10 टू द पावर समथिंग वाले में आप गलत कर रहे हो। वैल्यू एक नंबर तो उसका सही आया है। अच्छा आपने ना -4 और +5 ले लिया है या +5 और -4 ले लिया है पावर में, वही गलती तो हुई है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर याद रखिएगा EMI एंड ACI है, रखते बिल्कुल सही है, सबसे इंटरेस्टिंग और इजियर पोर्शन में से है। ऋतु 2 इंटू बिल्कुल सही है ऋतु। पहले तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्या पैटर्न है? तो सिंपल है, वर्क डन करना है। वर्क डन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एक बार मैग्नेट पे कितना होता है, हम अभी पढ़ा है MB। कुछ अननोन है क्या, कुछ अननोन भी है क्या? अनिकेत नहीं, कैलकुलेशन अनिकेत गलती की हो। ठीक है, ये M कितना दिया हुआ है, M दिया हुआ है कितना, 1 इंटू 10 टू दी पावर -4। B कितना है, 4 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, cos थीटा 1 कितना है, पहले पैरेलल से 60 डिग्री कर रहे हैं। पैरेलल का मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। क्लियर है क्या? ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर -9, 1 माइनस 1/2 ना हो गया 1/2, 2 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। बोलिए क्लियर है क्या सबको? 2 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। इज इट डन? सबको आ गया समझ में? ग्रेट। अगर सबको समझ में आ चुका है तो क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन पढ़े ध्यान से। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m is released यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन b फ्रॉम द पोजीशन जैसा दिया हुआ है। क्वेश्चन है इट्स काइनेटिक एनर्जी एट थीटा 90 डिग्री। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। विल इट परफॉर्म SHM ऑक्सीडेशन, पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए लेगा। दिख रहा है, शिवानी सिंह दिख रहा है लेगा, चेक कर लीजिए एक बार। अच्छा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक 120 डिग्री पे फील्ड में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। मैग्नेट रखा हुआ है, हमें बताना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी थीटा 90 डिग्री पे क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब बार मैग्नेट को छोड़ेंगे तो उसमें टॉर्क लगेगा, वो उसको रोटेट करेगा, ठीक है। अभिषेक रंजन का आंसर आया है mb/2। अभिषेक मैं चेक करूंगा, देखता हूं, रुक जाओ। आपने बोला है mb/2, देखते हैं। mb/2, अनिकेत सिंह mb/2, हर्षराज सिंह mb/2, शुभांगी राज सिंह mb/2। तो आप लोग का ये mb/2 बोलने के पीछे का ये बेस क्या है? व्हाट इज द बेस बिहाइंड दिस? कौन सा किस प्रिंसिपल पे बनाया है इस क्वेश्चन को? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हर्ष, हर्ष बिल्कुल सही है। m cos थीटा प्लस k, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो एक किसी ने एनर्जी कंजर्वेशन किया है, किसी ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, दोनों प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा? 0 हो जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी अपने को पता नहीं। सिंपल अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना होगा? बिल्कुल सही है, तो क्या होगा? माइनस एम बी। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है? -1/2, क्लियर है। प्लस इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0, इक्वल्स टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 है प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? mb/2। बोलिए क्लियर है क्या? यानी ऐसा समझो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट सबको सॉल्व हो गया, क्लियर है। अगला, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? बताइए, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? अनिकेत इज सेइंग -3 mb/2। अनिकेत इज सेइंग -3 mb/2, ठीक है। यानी अनिकेत कह रहा है कि इसका मैक्सिमम, इसमें एक तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगेगा वो इसको क्या कर रहा है? इसको इस तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अनिकेत आप मुझे बताइए कि आपने ये क्यों बोला कि -3 mb/2? माइनस माइनस नहीं है, बिल्कुल। अनिकेत मुझे बताइए कि आपने ये क्यों कहा इसका आंसर 3 mb/2 होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या आप अनिकेत ऐसा कहना चाहते हो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पे होगा वही मैक्सिमम क्या होगा? अनिकेत, क्या ऐसा कहना चाहते हो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पे होगा वहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा? और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तब होगा जब ये वाला भी ये इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -mb, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी अपने को पता नहीं होगा, और 120 डिग्री का कंपेयर करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -mb/2। काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने पास? 0। अब इन दोनों केस में अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, कितना हो जाएगा?
माइनस एम बी अपॉन 2 प्लस 0 इक्वल्स टू, माइनस एम बी बाई 2 नहीं होगा, ये प्लस एम बी हो जाएगा, cos 120 प्लस एम बी हो जाएगा, प्लस एम बी प्लस 0 इक्वल्स टू माइनस एम बी प्लस के। तो k इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 एम बी अपॉन 2। बोलिए क्लियर है क्या? दूसरा भी बन जाएगा, दूसरा भी बन जाएगा 3 एम बी अपॉन 2। थर्ड पार्ट है विल इट परफॉर्म एसएचएम, विल इट परफॉर्म एसएचएम। पहले तो एसएचएम के लिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है क्या? खुद सोचिए, वेदर इट इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो एसएचएम तो नहीं होगा। हाँ, पीरियोडिक मोशन करेगा, पीरियोडिक करेगा, ऑक्सीलेशन भी नहीं कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं ये इसका कोई एम्पलीट्यूड की बात करने की जरूरत नहीं, एसएचएम की बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी के। बट हम लोग अगर कोई मीन पोजीशन देते हैं, तो अगर मीन हॉरिजॉन्टल मीन पोजीशन देते हैं तो उसके अबाउट एसएचएम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई मीन पोजीशन नहीं दिया तो हम इनिशियल पोजीशन के अबाउट ही मानेंगे, तो उस पॉइंट के अबाउट कोई एसएचएम अभी नहीं होगा। उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगा और उस पर फोर्स लगेगा। यहाँ तक वो पहले रोटेट करेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ, फिर आगे बढ़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और फाइनली क्या हो जाएगा, उस में आएगा। ठीक है, चलो क्लियर है वो क्वेश्चन? डन। चलिए, तो आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने अपना ऑलमोस्ट 35 मिनट टाइम लास्ट लेक्चर पे दिया, बट आज का लेक्चर इतना ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। हम आज बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में क्या है, तो अर्थ के बारे में एक सिंपल सा थॉट रहता है कि, और कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि बाहर मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो करता वगैरह वगैरह, कि अर्थ जो होता है ना बहुत बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये भी अंदाजा लगाया गया कि 10 टू द पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर में रहता है अंदाजा। ठीक है, और ये भी देखा गया कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो ऐसा नहीं है कि हर जगह फील्ड से है, फील्ड हर जगह अलग अलग। ठीक है, इस थॉट तो अच्छा था, लेकिन किसी को इसका रीजन नहीं पता। ठीक है, किसी को इसका रीजन नहीं पता था, और रीजन सब सोच रहे थे कि क्या होगा। ठीक है, तो एक कुछ काफी सोचने के बाद विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर एक रीजन सोचा गया, वो क्या था, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इट अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स। हमने माना कि अर्थ के आउटर कोर में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मेटेलिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, मूव करते हैं। अब मेटेलिक फ्लूइड्स का मतलब उसमें आयंस होंगे, मेटेलिक आयंस होंगे। अब इस आयंस के मूवमेंट की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक करंट प्रोड्यूस होता है, और इसी करंट की वजह से आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस इफेक्ट को हमने नाम दिया डायनेमो इफेक्ट। क्लियर है? बिलीव मी, इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हमने अज्यूम किया कि इतना बड़ा फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ऑन द आउटर कोर, और इसी की वजह से पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से डेवलप। ठीक है, विच हैव गुड रीजंस, क्योंकि और कोई क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, बोलिए क्लियर है क्या सबको? फ्लो ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स इन द आउटर कोर इज द रीजन फॉर द अर्थ मैग्नेटिक। क्या सबको क्लियर है कि अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म क्यों होता है? ये थॉट दिया गया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, डायनेमो इज अ डिवाइस। ठीक है, डायनेमो एक डिवाइस है। तो एक अर्थ मैग्नेटिज्म की टॉपिक स्टार्ट ही कर रहा हूं तो एक अंदाजे पे शुरू हो रहा है। ये एक अंदाजा लगाया गया कि अच्छा अर्थ की वजह से ये रीजन हो सकता है, और इस रीजन की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए मैंने कोशिश किया कि अपने स्लाइड्स को थोड़ा सा अरेंज कर लूं। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, अर्थ, अदिति एक बार और बताने के लिए, अदिति मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अर्थ के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आसपास के रीजन में रहते थे। साइंटिस्ट थॉट व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है किसके वजह से? तो हमने सोचा कि जो पूरा अपना अर्थ है, ठीक है, अर्थ के आउटर कोर में क्या होता है कि बहुत हेवी अमाउंट ऑफ मेटालिक फ्लूइड्स, मोल्टेन मेटल, ठीक है, मोल्टेन मेटेरियल्स क्या होते हैं, वो मूव करते हैं।
तो अगर बहुत ज्यादा अगर कोई मटेरियल, कोई अगर आपका आयन मूव कर रहा है, तो आयन क्या होता है? चार्ज होता है। मेटल्स का में, मेटल्स में, मेटेलिक फ्लूइड में क्या होगा? आयन्स होगा, Fe+2 Ag+, यही सब होगा। तो इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इनकी वजह से प्रोड्यूस होगा अपना इलेक्ट्रिक करंट। और आप जानते हो कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर अगर हो जाए तो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। आई थिंक आई एम क्लियर अदिति? अदिति, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चलिए अदिति, अब मैं आगे बात करता हूँ, जो मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या सिंपल अज्यूम किया कि सबसे पहले अपने पूरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ की बात अगर करते हो तो अर्थ के क्या होते हैं मेनली, कि अर्थ को हम अज्यूम करते हैं कि मान लेते हैं अर्थ एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। ठीक है, अर्थ एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के जिस दो पॉइंट से पास करता है, अर्थ के सरफेस के जिस दो पॉइंट से पास करता है, उसको हम लोग एनजी और एनएस कहते हैं। एनजी का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? जियोग्राफिक साउथ। अब मैं ये नहीं बताना चाहता कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, मैं सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूं, जहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ के सरफेस के जिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उन दोनों पॉइंट को हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं और जियोग्राफिक साउथ कहते हैं। बोलिए, क्लियर है? जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, मिली ने पूछा सर इसका ऑर्डर 10⁵ कैसे निकला जब एक्सपेरिमेंट हमने। मिली, आप मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ही सकते हो, दुनिया भर के तरीके हैं। ठीक है, चार्ज का मोशन करा के निकाल सकते हो कि रेडियस कितना बन रहा है, तो दुनिया भर के तरीके हैं। ठीक, खैर आगे बात करते हैं। तो हमने एक बात तो देख लिया कि अर्थ के पास अपना दो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, और ये अपना क्या है? ये एक्चुअली हम मान सकते हैं कि अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। फिर अब थोड़ा इसके बाद में बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक बार मैग्नेट उठाया, मैग्नेटिक कंपास उठाया, और हमने हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को चेक किया। तो हमने जब मैग्नेटिक फील्ड को चेक किया तो हमने कुछ ऑब्जर्व किया। हमने क्या ऑब्जर्व किया? कि हमने ऑब्जर्व किया कि इस जगह पे और इस जगह पे, ये दो ऐसे पॉइंट हमको मिले जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग है। यानी दो ऐसे जगह है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, स्ट्रांगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब स्ट्रांगेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एक जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है, और एक जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक बाहर बंदा होगा जो सिंपल थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म जानता है, वो देख के क्या कहेगा? वो कहेगा कि अच्छा, इस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी ये पोल है, ये भी पोल है, दोनों पोल्स है। और जिस पॉइंट पे एंटर कर रहा है, उसको वो जनरली किसी मैग्नेट का क्या होगा? साउथ पोल होगा, और जहां से निकलेगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। तो आपके हिसाब से लगना चाहिए कि ये कौन सा पोल हो जाएगा? ये अपना क्या हो जाएगा? साउथ पोल। और ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। किसका नॉर्थ और साउथ? अज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा बार मैग्नेट है। देखो भाई, बार मैग्नेट क्यों ना हो, इतना ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अर्थ के अंदर, अर्थ क्या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोर्स है तो उसके पास क्या होगा? नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि अर्थ के अंदर में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, और इससे एक पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग फील्ड जा रहा है, उसको हमने नाम दे दिया ऊपर साउथ, और उसको नाम दे दिया नॉर्थ। बोलिए, क्लियर है क्या सब लोग? क्लियर है क्या? सर साइड नहीं दिख रहा है अनिकेत, साइड क्या नहीं, स्लाइड नहीं दिख रहा अनिकेत। आई थिंक ये सब काफी लोग कह रहे हैं अनिकेत, स्लाइड नहीं दिख रहा है क्या सब लोग को? आई एम जस्ट चेकिंग, एक बार नेटवर्क इशू ही हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, और कोई इतना बड़ा और रीजन तो मुझे नहीं दिख रहा। वो लॉन्च किया है, बता दो मुझे, स्लाइड सबको दिख रहा है क्या क्लियरली? उसको दिक्कत है वो बताओ, कितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? ऑडियो की तो किसी को प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। निकेत, सिर्फ आप ही क्या दिक्कत है? पहले लेखिका का भी दिक्कत है, नेटवर्क इशू है निकेत। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि अर्थ के अंदर हमने अज्यूम किया कि अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा बार मैग्नेट है, लेकिन इसका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आ रहा है और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ आ रहा है। जनरली नॉर्मल दिमाग से सोचोगे, क्योंकि हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पे फील्ड एंटर कर रहा है, नीचे वाले पॉइंट पे फील्ड क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहा है। बोलिए क्लियर है क्या? लेकिन हमने इसको करेक्ट किया, हमने करेक्ट करके क्या नाम दिया, जो नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ के पास जो पोल आया है हमने उसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नाम दे दिया, और जो साउथ पोल के पास आया है हमने उसको क्या दे दिया, मैग्नेटिक साउथ पोल नाम दे दिया। क्लियर है? ठीक है सर। अनिकेत एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन करो, ठीक है, एक बार एग्जिट करके रिज्वाइन करो। खैर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। गौर से देखो, हमने अभी अभी बात किया कि जो नॉर्थ के पास है पोल है वो साउथ पोल मैग्नेट का बन रहा है, और जो साउथ के पास, साउथ एक्सिस के पास बन रहा है वो नॉर्थ पोल बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या नाम दिया, हमने नाम दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, क्लियर है, और मैग्नेटिक साउथ पोल। यानी सिंपल सी बात, ये जो एनएम है ये मैग्नेटिक नॉर्थ तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस एंटर करते हैं। फील्ड लाइंस क्या होते हैं, एंटर करते हैं। और अगर साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बात करें तो यहाँ फील्ड लाइंस क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस पॉइंट को बाई करना इतना आसान नहीं है, इस पॉइंट को बाई करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको अभी अभी मैंने बताया कि वो साउथ है और नीचे नॉर्थ है, ठीक है, वो साउथ है नॉर्थ है, लेकिन हमने नाम क्या दिया है, नॉर्थ के पास वाले पोल को हमने नॉर्थ पोल नाम दिया और साउथ के पोल वाले को साउथ पोल नाम दिया। इससे बढ़िया 12th से बढ़िया क्लास 10th में इस चीज को समझाया गया। क्लास 10th में इसको नॉर्थ पोल नहीं कहा गया मैग्नेट का, इसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है नॉर्थ पोल, नॉर्थ सीकिंग पोल। नॉर्थ सीकिंग पोल मतलब नॉर्थ के तरफ वाला पोल, और साउथ सीकिंग पोल का मतलब साउथ के तरफ वाला पोल। मैं एकदम सिंपल वर्ड्स पे क्लियर करता हूं, याद रखिएगा, अर्थ अपना है, अर्थ का एक एक्सिस है, इसको कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट्स मिले, इससे हमें मिल गया मैग्नेटिक एक्सिस, क्लियर है। तो दो एक्सिस है, एक है जियोग्राफिक एक्सिस और दूसरा है मैग्नेटिक एक्सिस, पहली बात, ठीक है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो टिल्ट है वो 11.3 डिग्री होता है। यानी ऐसा नहीं है, समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल है वही मैग्नेट का भी पोल है, नहीं, वो 11.3 डिग्री डेविएटेड है, क्लियर है। तो याद रखना है कि अपने पास अर्थ के पास दो एक्सिस है, एक है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जियोग्राफिक एक्सिस कहते हैं, और दूसरा क्या है, हल्के एंगल पे डाइवर्टेड, मैग्नेटिक एक्सिस। बोलिए क्लियर है क्या, जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, बोलिए क्लियर है। तो हम क्या कहना चाहते थे कि नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक एक्सिस के पास जो ऊपर में पोल होता है वो वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, और नीचे में क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है। लेकिन याद रखना है कि ऊपर से फील्ड लाइन एंटर करता है और नीचे से एग्जिट करता है फील्ड लाइन यहाँ पे, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्चुअली होता तो साउथ पोल है, लेकिन नाम क्या देते हैं, नॉर्थ पोल। और ये एक्चुअली क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, लेकिन नाम क्या देते हैं, साउथ पोल। यहां तक समझ में आया क्या सबको? पुट यस ऑन चैट, मैं एक बार कंक्लूड करूंगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या समझना है, ठीक है, अब अपने को समझना ये है कि सबसे पहले अपने पास, समझते हैं एक ही फिगर में सब कुछ समझा देता हूँ, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। मेरी एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। इस स्लाइड में मुझे लगता है मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने बोला ये अपना अर्थ है, ठीक है। अर्थ में सबसे पहला क्या होता है, ये कहते हैं जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है जनरली, 11.3 डिग्री, 11.3 डिग्री, क्लियर। अब ये क्या है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं इक्वेटर,
इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जानते हो, इक्वेटर आप जानते हो, पोल्स एंड इक्वेटर, तो मुझे बताने की जरूरत, ठीक है। लेकिन इसको नाम देता है जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है, जियोग्राफिक इक्वेटर, ठीक है। खैर, अब मैंने माना कि ये मेरे मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ अभी कि टोटल अर्थ के अंदर में मेरे पास एक बार मैग्नेट है, बहुत बड़ा सा। अर्थ के अंदर में एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है, ठीक है, जिसका एक पोल यहाँ पे है और दूसरा पोल यहाँ पे है। क्लियर है? अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट। तो आप भी कहोगे कि जब बार मैग्नेट है तो इसके वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा होगा? कुछ ऐसे, ठीक है। सिंपल, एक बार मैग्नेट की वजह से फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है? ऐसा। बोलिए, क्लियर है क्या? अब बात है, अब डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? साउथ के अवे एंड नॉर्थ के टूवर्ड्स, साउथ के अवे एंड नॉर्थ के टूवर्ड्स। क्लियर है? साउथ के अवे एंड नॉर्थ के टूवर्ड्स। तो क्या एक ऐसा दिख रहा है क्या कि अर्थ सिंपल साउथ से नॉर्थ, जो कि एक्चुअली होना क्या चाहिए? नॉर्थ से साउथ। तो क्या एक दिख रहा है क्या कि अर्थ एक्ट्स एज अ वेरी लार्ज बार मैग्नेट, और इसी की वजह से पूरे सरफेस पे एक फील्ड क्रिएट होता है जो हम मैग्नेटिक कंपास में ऑब्जर्व करते हैं। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है क्या? ये आपको फिगर थोड़ा सा गंदा टाइप दिख रहा होगा, लेकिन यही फिगर एक्चुअल रियलिटी है। इसी फिगर से आप समझ सकते हो कि अर्थ इज अ लार्ज मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। खैर, अब थोड़े से 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखते हैं। द पोल नियर जियोग्राफिक एक्सिस, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ये मैं ऐसे ऐसे बताया जा रहा है कि आप रट लो इसको, ठीक है। ये आपको कह रहा है रट लो, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ के पास में नॉर्थ नाम दिया, एक्चुअली में वो क्या है? बार मैग्नेट का वो साउथ पोल है, ठीक है। दूसरा, पोल नियर जियोग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड साउथ मैग्नेटिक पोल। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बिहेव्स लाइक साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। सिंपल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है वो साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? यानी जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, वाइस वर्सा। मिली? क्लियर है क्या? मिली? ये समझ में आ गया तो अर्थ मैग्नेटिज्म खत्म हो चुका है, सबसे क्रिटिकल पार्ट हम कवर कर चुके हैं। डन, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पूरे अर्थ के मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम एक पैरामीटर से मेजर नहीं कर सकते, तो कुल 3 पैरामीटर से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। 3 पैरामीटर यूज करते हैं, 3 क्वांटिटी एक मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? और उसमें 3 क्वांटिटी कौन कौन सी है? तो पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, और कह सकते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे फर्स्ट, इसको दूसरा पढ़ेंगे और इसको तीसरा पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। तीनों का अपना अपना रोल है, तीनों मैग्नेटिक फील्ड को 100% डिफाइन करता है। तीनों चीज आपको पता हो तो आप कह सकते हो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या है। क्लियर है? देखते हैं। पहला आता है, अंकित नहीं, अंकित तीनों दिया है, अंकित तीनों दिया होगा, तीनों दिया होगा क्या? तीनों दिया है, ठीक है। खैर, बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि किसी भी जगह पे अपने मैग्नेट को तुम सस्पेंड करोगे, किसी भी जगह मैग्नेट सस्पेंड करोगे तो हर जगह वो एक डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाएगा, हर जगह एक डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाएगा मैग्नेटिक। लेकिन वो हर जगह एक ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पर, किसी भी जगह पे आप बैठते हो तो आप वहां पे एक ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ट्रू साउथ डायरेक्शन होता है। क्लियर? तो किसी भी जगह पे अगर आप देखोगे तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ डायरेक्शन के साथ वो एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है। क्लियर? उस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी मैं अगर सिंपल सी बात करूं, इसको और समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी पॉइंट, ठीक है, अगर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करो, अगर इस फिगर को देख सकते हो, अगर मैं डेफिनेशन पहले लिख लूं, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है कि जिस प्लेन में हमारा कंपास लाई कर रहा है, जिस प्लेन में हमारा कंपास इंक्लाइंड है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन।
और दूसरा क्या होता है, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, जियोग्राफिक मेरिडियन होता है कि आखिर वो ट्रू नॉर्थ पोल के साथ कितने एंगल बना रहा है। क्लियर? मैं एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दूंगा, मैं अगर एक सिंपल बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दूंगा, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि आप मुझे बताओ कि बार मैग्नेट में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए मुझे ऐसे इंक्लाइंड हो, मैं चेक करूंगा कि ट्रू नॉर्थ पोल का डायरेक्शन किधर है, मान लीजिए ट्रू नॉर्थ साउथ ऐसे है, तो ये ट्रू नॉर्थ और इस मैग्नेट के बीच, मैग्नेटिक के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, मिली ने कहा सर 11.5 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन अर्थ पे वही है क्या, नहीं, मिली ने पूछा सर 11.5 क्या है, मिली 11.5 पोल पे है, पोल की अगर बात करूं वहां पे वो डिक्लिनेशन है, उसको डिक्लिनेशन कह सकते हैं। हर जगह का डिक्लिनेशन अलग अलग होता है, हर पॉइंट पे हमारा नॉर्थ साउथ तो बदलेगा नहीं, लेकिन हमारा मैग्नेटिक कंपास अपना अपना इक्विलिब्रियम हर वक्त क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। क्लियर है? तो इसीलिए कहते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं होता है, बिल्कुल एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कांस्टेंट नहीं होता, ये हर जगह वेरी करता रहेगा। ठीक है, हर जगह वेरी करता रहेगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन पे आता हूं, एंगल बिटवीन ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ and north shown by compass needle is shown as magnetic. That's simple. एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक कंपास में जो नॉर्थ साउथ दिखा रहा है, इन दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए मैंने एक मैग्नेटिक कंपास को सिंपल हैंग कर दिया, या मैं सिंपल एक मैग्नेट को हैंग कर दिया, तो मान लीजिए वो ऐसे इंक्लाइंड हो गया। अब मैं उस जगह पे जाऊंगा और उस जगह पे एक्चुअल नॉर्थ पोल ड्रॉ करूंगा। एक्चुअल नॉर्थ पोल किधर है, तो नॉर्थ पोल जनरली मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ पोल के अलोंग इंक्लाइंड होता है, याद करो मैंने बोला था अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ पोल के अलोंग इंक्लाइंड होता है, एक्चुअली नॉर्थ पोल के अलोंग इंक्लाइंड बोला था क्या, नहीं। तो आखिर इंक्लिनेशन कितना है नॉर्थ पोल से, मान लो कि मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ पोल से वो 10 डिग्री 5 डिग्री 15 डिग्री इतना इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में जो एक्चुअल ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होगा, इसी को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया क्या, सबको आया समझ में क्या? मैं बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैंने कहा था कि एक बार मैग्नेट को जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो इंक्लाइंड इक्विलिब्रियम गेन करता है। अब वो इक्विलिब्रियम गेन जब करता है तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो एक सर्टेन एंगल ऐसे इंक्लाइंड हो गया। तो अगर मैंने बोला था कि वो ट्रू नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में इंक्लाइंड होता है, लेकिन वो एक्चुअल में नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में कंप्लीटली अलाइन नहीं होता है, वो हल्के से एंगल पे इंक्लाइंड होता है। वही एंगल उस पॉइंट का क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। बोलिए क्लियर है? द डिक्लिनेशन, अब डिक्लिनेशन के बारे में याद रखना है, डिक्लिनेशन जो होता है इक्वेटर पे कम होता है, याद रखिएगा इक्वेटर पे डिक्लिनेशन कम होता है और पोल्स पे डिक्लिनेशन ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ, शुभांगी इज आस्किंग सर ट्रू नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ, बिल्कुल ये जियोग्राफिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अंकित एंगल मेजर्ड होता है अंकित, और इसका पूरा चार्ट है कि हमारे पटना शहर में कितना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, छपरा शहर में कितना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, हर शहर में शहर के पास अलग अलग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हर जगह का हमें पता होता है, और एक भी यही भी बात याद रखिएगा कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन स्लोली स्लोली चेंज भी करता है हर जगह का। प्रत्युष इज आस्किंग सर कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक कंपास जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइंड नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, मैंने यही कहा कि जब एक मैग्नेटिक कंपास को इंक्लाइन करते हैं, मैग्नेटिक कंपास मैंने बोला था नॉर्थ की तरफ जाए, इसका मतलब ये नहीं कहता कि नॉर्थ के अलोंग ही अलाइन हो जाए। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ डिग्री डायरेक्शन के हल्का सा इंक्लाइंड रहता है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ पे रहता है। ठीक है, 10-15 डिग्री के रेंज में वो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। वही एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यानी ये क्या है, ये कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डायरेक्शन में बहुत ही हेल्प करता है। क्लियर? तो पहला पार्ट था हमारा, इसको समझने के लिए कुछ और फिगर्स है यहाँ पे जो आप लोग बार बार बात कर रहे थे, यही बात है ना, गौर से देखो, ये आपका एक्चुअली ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ है, ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ है, और ये आपका मैग्नेटिक कंपास है। अब इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कह सकते हो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या इस फिगर से जो हिडन थिंग्स थी वो क्या क्लियर है क्या?
मुझे लगता है कि जो जितने चीजों पे हम डिस्कस कर रहे थे जितने देर तक, क्या ये एग्जैक्ट उसी का डिपिक्शन नहीं है फिगर में? इज इट डन क्या? आई थिंक सबको आ गया समझ में। अगर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अगर क्लियर है अपने पास, तो अपना सेकंड पार्ट तो और भी इजी है। ठीक है, ये तो सबसे आसान पार्ट है। ठीक है, देखो भाई, कोई भी मैग्नेट को सस्पेंड कर दो, फिर एयर में सस्पेंड कर दो, वो जैसे भी इंक्लाइन होगा, ट्रू नॉर्थ से उसका नॉर्थ के साथ उसका डायरेक्शन ने देख लिया। लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि जो हमने मैग्नेट को हैंग किया है, ये हॉरिजॉन्टल से भी किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा। अब मैग्नेट को देख लिया तो हॉरिजॉन्टल इस केस में कितना है? इस केस में हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस तो कुछ किसी हर जगह ऐसा होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी तो इंक्लाइंड है। इस हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्लियर? एंगल ऑफ डिप समझ में आ रहा है क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ से देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप किसके साथ देखते हैं? एंगल ऑफ डिप किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस से देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। और सारा खेल इसी का है। एक मैग्नेटिक कंपास को हैंग किया, ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड हो रहा है, या कैसे इक्विलिब्रियम गेन कर रहा है, कितने एंगल। ये इक्विलिब्रियम जैसे ही गेन करता है, हम हिसाब किताब लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिर एंगल ऑफ डिप क्या होगा और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई क्या? कि जो भी अपना जो बार मैग्नेट है, वो मान लीजिए वो कुछ ऐसे इंक्लाइंड हो गया। ठीक है ना, अब ऊपर की तरफ एरो हो सकता है। अब इंक्लाइंड हो गया तो हम क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बेस सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको देख रहे हैं। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको जनरली आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? रजिया रिपीट बता दे रहा हूं। रजिया, मान लीजिए कि मैंने एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एक मैग्नेट को सिंपल फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये मैग्नेट है ऐसे इक्विलिब्रियम गेन कर रहा है। इक्विलिब्रियम गेन कर रहा है तो हमने उसको ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ऐसा। फिर लेकिन अगर मैं इससे पूछूं आपसे कि बताओ ये सरफेस से कितने एंगल नीचे डिप कर रहा है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो क्या बोलेंगे? इस एंगल को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल से बनने वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। डेफिनेशन बिल्कुल याद होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच के एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप। याद रहेगा सबको? सबको याद रहेगा ये चीज? ठीक है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक कंपास विद ट्रू नॉर्थ एंड साउथ इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनने वाले को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, सही, यस इफ अंडरस्टूड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हम लास्ट पार्ट पे अब हैं, हमारे लास्ट पार्ट पे। ठीक है, अब बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे जो फील्ड है, हमारा जो फील्ड है, ठीक है, हमारा जनरली फील्ड है, वो कैलकुलेट सारे कंपोनेंट नहीं हो पाते। जनरली हम कैलकुलेट ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कर पाते हैं, बिकॉज हमारा जो मेजरिंग डिवाइस है मैग्नेटिक कंपास है, कोई 3D तो होता नहीं है। कोई मैग्नेटिक कंपास हमारे पास 3D होता है क्या? जो होगा वो क्या होगा? 2D होगा। तो हमारा कोई भी मेजरमेंट होगा वो 2D मेजरमेंट होता है, इसलिए जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही निकाल पाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि किसी पॉइंट पे मैंने फील्ड बता दिया कि ऐसा है कुछ। एनसीईआरटी का डायग्राम दे रहा हूं, एनसीईआरटी से कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं। और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मान लेते हैं कुछ बना रहा है ऐसा एंगल आई। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि बताओ इसका कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग है, मैं कह दूंगा ना कि बी कॉस, बोलिए क्लियर है क्या? तो क्या मैं कह दूंगा ना कि सरफेस के दो पार्ट से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग होगा और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वो कितना होगा? बीई साइन आई। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगर सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सरफेस से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, ठीक है, और ये आई एंगल बन रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो पार्ट्स होंगे ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। बोलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? तो क्या हम लास्ट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द अर्थ सरफेस इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। पहली चीज,
अर्थ सरफेस के अलोंग जो कंपोनेंट बचता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, गौर से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक कंपास है। इसको ऐसे समझ लो, अगर मैं आपकी जगह रहूंगा तो मैं इसको ऐसे समझूंगा, मैग्नेटिक कंपास है। क्लियर है? अब ये जो मैग्नेटिक कंपास है सरफेस से थीटा डिग्री नीचे इंक्लाइंड है। क्लियर है? थीटा डिग्री नीचे इंक्लाइंड है, तो सिंपल से कह सकते हैं इस बी को दो पार्ट्स बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि BH कितना होगा तो मैं तो सीधा बोलूंगा BE cos थीटा। अगर आई नहीं लिखा हुआ तो आई लिखते हैं, थीटा लिखा हुआ तो थीटा लिखेंगे। क्लियर है? अगर कोई मेरे से वर्टिकल कंपोनेंट पूछेगा तो पूछेंगे, लिखेंगे क्या, बी साइन थीटा। तो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए, सर वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं पढ़े आप लोग? वर्टिकल कंपोनेंट मेजर नहीं होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को मेजर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के तीन तरीके, तीन कंपोनेंट्स हैं, डिक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यही तीनों चीजें हम मेजर कर सकते हैं। सेंटर तक हम लोग में पॉइंट वाइज रिज्यूम करेंगे ना। खैर क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो क्यों ना आज क्लास एंड करते हैं हम लोग एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से। और हमने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूरा क्लियर कर लिया। एनसीईआरटी को देखोगे यही सब चीजें लिखी गई, याद रखना। ये भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी होता है, वो भी उसका वो भी एंगल ऑफ डिप भी होता है, वो भी इक्वेटर के अलोंग कम होता है। और क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पोल लॉन्च कर दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में बनेगा सब। इसी क्वेश्चन में दम हो ही नहीं सकता अर्थ वाले क्वेश्चन में। जनरली एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन से आपको दिखेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाएगा, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरली यूज किया जाता है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर कभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज नहीं किया जा रहा है तो जरूर आपको एंगल ऑफ डिप देगा कि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो। क्लियर है? तो कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही यूज होगा। चलिए मैंने पोल लॉन्च कर दिया, वैसे तो नहीं किया, सॉरी। चलिए लॉन्च कर दिया, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा तो। दो तीन क्वेश्चन है, जल्दी खत्म हो जाएंगे 5-7 मिनट। दो तीन तो टर्म्स हैं, लिख दो सीधा सीधा। वेरी गुड। मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं पहले गिवन टर्म्स लिखूंगा। मैं आपके जगह रहूंगा, सबसे पहले लिखूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डेप्थ, इतना मेरे को पता है। दो चीजें मुझे पता है, वी हैव गॉट गुड नंबर ऑफ रिप्लाईज, 9 रिप्लाईज। ठीक है, और चाहिए मुझे, हमें BH पता है, थीटा पता है। BH होता क्या है? बी मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अर्थ की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी कॉस 60। तो बीई कॉस 60 इक्वल्स टू BH कितना दिया हुआ है अपने पास, 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बी कितना, कॉस 60 की वैल्यू कितना, 1/2। तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.72 इंटू 10 टू द पावर -4। क्या नेट में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्या? और अगर नेट आ गया आपके पास तो क्यों नहीं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा,
0.712 0.72 इंटू cosine 60 कितना हो जाएगा √3/2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? क्या ये कुछ सी आ रहा है क्या? सी किसी का आंसर नहीं आया। √3 सही है, डी आ रहा है क्या? मेजोरिटी को डी आ रहा है क्या आंसर? क्या मेजोरिटी को डी आ रहा है क्या? ये वैल्यू कुछ कुल मिला के 0.6 आ रही है क्या? 0.62 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको आ गया समझ में? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, ये नहीं भी अगर हुआ है तो ये इस क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन ये हो गया तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये तो बड़े आराम से बनना चाहिए। देखते हैं मैं रील पोल को दोबारा लॉन्च कर रहा हूं। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा टॉपिक क्या है। जितने लोग भी आज प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे, आज ग्रेविटेशन पढ़ा करवाऊंगा। आज ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। नीट में 2, जेई में 1 पक्का। चार रिप्लाई आ चुके हैं, वेरी गुड। ये क्वेश्चन इजी है, जल्दी रिप्लाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर। नहीं, ये नहीं बनता मतलब समझ में ही नहीं आया कुछ टॉपिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। At a certain place, the angle of dip is 30 degree. Angle of dip is 30 degree. And the horizontal component is 0.50, यानी 1/2 ले लो ना, 1/2 ले लो। पूछ रहा है कि टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं है इसमें। जल्दी, कम से कम 25 रिप्लाई आने चाहिए। अभी तक मात्र 16 लोगों ने रिप्लाई किया है। सब फोन ऑन करके सो गए क्या? गुड, वेरी गुड। बाकी लोग BE cos थीटा इक्वल्स टू BH BE। ठीक है, B मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट कितना होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को नहीं पता है, वही निकालना है। अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। BE इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2 इक्वल्स टू BH कितना हो जाएगा? 1/2। तो BE कितना हो गया? 1/√2। क्लियर है क्या? क्या होगा इसका आंसर? डन, समझ में आया? आंसर कितना होगा इसका? 1/2। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये कर लो जल्दी से।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मुझे इसमें सबके रिप्लाई चाहिए। 50% नहीं चलेगा, इस आसान क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ ना, ये आपका थ्योरी एक तरीके से समझ लो, ऐसा समझ लो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थोड़ा सोचिए। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। Horizontal component of Earth's magnetic field is H naught. And magnetic field inside the loop is H. Magnetic field inside the loop is H. बड़ी सिंपल सी बात है कि अपने पास दो मैग्नेट हैं, एक अगर H नॉट है तो दूसरा अपने पास H है, दूसरा H है। और जो नेट मैग्नेट है, याद रखिएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेट को फाइनली रख रहे हो तो सस्पेंड हो रहा है लूप में एंगल थीटा पे, ठीक है। इसका साफ मतलब यही है, इसका साफ मतलब यही है कि आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इन दोनों के बीच के थीटा एंगल पे। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आप सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, कितने रीजंस की वजह से है, कितने किस किस की वजह से, एक उस करंट कैरिंग लूप की वजह से है और एक अर्थ की वजह से। क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे बात कर रहा हूं तो एक अर्थ की वजह से कितना है अपने पास, अर्थ की वजह से अपने पास कितना है H नॉट, और करंट कैरिंग लूप की वजह से कितना है अपने पास H। क्लियर है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस पे रखा गया। ठीक है, ये फिगर में हटा देता हूँ, तो ठीक है। चलिए, अब मैं कह रहा हूं कि आपका जो फाइनली एंगल है नेट, आपका जो मैग्नेटिक कंपास है वो कुछ ऐसे अलाइन हो रहा है, कितने एंगल पे, थीटा पे। यानी एक बात तय है कि जो नेट फील्ड है वो किधर है, इस डायरेक्शन में नेट फील्ड। और नेट फील्ड किस किस रीजन की वजह से होगा, एक आपका अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा आपका जो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या मैं इस फिगर से देख सकता हूं क्या, इस ट्रायंगल से, कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, h नॉट अपॉन h। तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स h नॉट अपॉन h। बोलिए क्लियर है क्या? एक सोचने वाला क्वेश्चन था। मैं क्या कह रहा हूं कि अर्थ किसी भी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और साथ साथ अर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है वो दोनों के अलॉन्ग नहीं है, वो क्या किसी एंगल पे है। तो क्या हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? पूछ सकता है। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे।
हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इसका आंसर होगा ए होगा करेक्ट आंसर। और रीजन और सिंपल फिगर अगर कोई बनाना हो इसमें, सीधा समझ लो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसको या इसको एच मान लो, इसको एच नॉट मान लो, और नेट फील्ड जो है, नेट जो एंगल बन रहा है नेट फील्ड का, वो एच से थीटा बन रहा है। क्लियर है? अब इसे निकाल लो। मैंने फिगर को रिवर्स कर दिया, थोड़ा सा मैंने फिगर को रिवर्स कर दिया। ये एक्चुअली एच नॉट होगा, ये एक्चुअली इसको एच नॉट ड्रॉ करते हैं, और ये एंगल भी जो होगा वो ये थीटा ना लेकर के, ठीक है, ये वाला थीटा ले रहे हैं। डन हो गया? किसी को डाउट है क्या? इज इट डन? चलो, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर खत्म हो चुका है। इसके पहले वाला बता दीजिए क्वेश्चन। दीदी इसके पहले वाला क्वेश्चन बता दो। नहीं ले क्या? कुछ कंफर्मेशन नहीं आया अभी, ठीक है। हाँ दीदी पूछिए।